नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी महासागर में। हम पढ़ रहे हैं राग दरबारी उपन्यास। राग दरबारी उपन्यास का यह 17वां अध्याय है। इसके पहले के 16 अध्याय हम पढ़ चुके हैं, तो जिसने ना देखे हो तो जा करके प्ले लिस्ट में वीडियो देख सकता है। अध्याय 17 की शुरुआत होती है यहाँ से। रात को पिछले पहर बैद जी को जाड़ा महसूस हुआ और उनकी नींद उचट गई। चमनप्राश, स्वर्ण भस्म और बादाम पाक इत्यादि की मिली जुली किलेबंदी को तोड़कर जाड़ा उनकी खाल के भीतर घुस गया और मांस की रोटी तहों को भेदता हुआ हड्डियों की मज्जा तक जा पहुंचा। मतलब रात में ठंडी उनको जो है लगने लगी। उन्होंने लिहाफ अच्छी तरह से लपेटने की कोशिश की। उसी के साथ याद किया कि अकेले लेटने में बिस्तर ज़्यादा ठंडा रहता है। इस याद के बाद यादों का एक तांता सा लग गया, जिसका व्यवहारिक लाभ यह हुआ कि उन्हें तंद्रा ने घेर लिया। थोड़ी देर शांति रही, पर कुछ देर बाद ही पेट के अंदर हवा ने क्रांति मचानी शुरू कर दी। जिस्म के ऊपरी हिस्से और निचले हिस्सों से वह बार बार विस्फोटक आवाज़ निकलने लगी। उन्होंने लिहाफ दबाकर करवट बदली और अंत में क्रांति का एक अंतिम विस्फोट सुनते हुए वे तंद्रालीन हो गए। देखते देखते क्रांति की हवा कुतिया की तरह दुम हिलाती हुई सिर्फ नथनों से खर्राटों के रूप में आने लगी जाने लगी। वे सो गए। तब उन्होंने प्रजातंत्र का सपना देखा। मतलब उन्हें जैसे लेटे हुए थे तो पहले ठंडी लगी तो ये इधर उधर करवटें ली, फिर पेट में गैस बनी। पेट में गैस निकलते निकलते इसी प्रकार से जो है धीरे 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 वो सो गए। अब नींद में उन्हें एक सपना आया प्रजातंत्र का, माने लोकतंत्र का। उन्होंने देखा कि प्रजातंत्र उनके तख्त के पास जमीन के पर पंजों के बल बैठा हुआ है। उसने हाथ जोड़ रखे हैं। उसकी शक्ल हलवाहों जैसी है और अंग्रेजी वह शुद्ध हिंदी भी नहीं बोल पा रहा। फिर भी वह गिड़गिड़ा रहा है और वैद्य जी उसका गिड़गिड़ाना सुन रही है। वैद्य जी उसे बार बार तख्त पर बैठने के लिए कहते हैं और समझाते हुए कि तुम गरीब हो क्या, तो हो तो हमारे रिश्तेदार ही। पर प्रजातंत्र उन्हें बार बार हुजूर और सरकार कहकर पुकारता है। बहुत समझाने पर प्रजातंत्र उठकर उनके तख्त के कोने पर आ जाता है और अब उसे इतनी सांत्वना मिल जाती है कि वह मुँह से कोई तुक की बात निकाल सके। तो वह वैद्य जी से प्रार्थना करता है, मेरे कपड़े फट गए हैं, मैं नंगा हो रहा हूँ। इस हालात में मुझे किसी के सामने निकलते हुए शर्म लगती है। इसलिए हे वैद्य महाराज, मुझे एक साफ सुथरी धोती पहनने को दे दो। वैद्य जी बद्री पहलवान को अंदर से एक धोती लाने के लिए कहते हैं, पर प्रजातंत्र इनकार में सिर हिलाने लगता है। वह बताता है कि मैं आपके कॉलेज का प्रजातंत्र हूँ। आपके यहाँ की सालाना बैठक बरसों से नहीं हुई है, नहीं बुलाई है। मैनेजर का चुनाव कॉलेज खुलने के दिन से आज तक नहीं हुआ है। इन दिनों कॉलेज में हर चीज़ फूल फल रही है, पर सिर्फ मैं ही एक कोने में पड़ा हुआ हूँ। एक बार कायदे से आप चुनाव करा दें, उसमें मेरे जिस्म पर एक नया कपड़ा आ जाएगा, मेरी शर्म ढक जाएगी। तो उन्हें रात में जब उन्होंने सो गए तो उन्होंने सपना आया प्रजातंत्र का कि लोकतंत्र का, कि उनके जो कॉलेज है वहाँ पर लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि जो फैसला बैद जी ने कर लिया वही सबको मानना पड़ता था। तो इस प्रकार से उन्हें सपना आया कि कॉलेज में चुनाव करवाओ और जो है ये मैनेजर का चुनाव करवाओ, बढ़िया उसकी जो है बैठक करवाओ। जब से कॉलेज बना है आज तक कोई बैठक नहीं हुई है। यह कहकर प्रजातंत्र बैठक के बाहर चला गया और वैद्य जी की नींद दोबारा उचड़ गई। जागते ही उन्होंने अपनी आंतरिक क्रांति का एक ताज़ा विस्फोट लिहाफ के अंदर पैताने की ओर सुना और एकदम तय किया कि देखने में चाहे कितना बांगड़ू लगे, पर प्रजातंत्र भला आदमी है और अपना आदमी है और उसकी मदद करनी ही चाहिए। उसे कम से कम एक नया कपड़ा दे दिया जाए ताकि 5 भले आदमियों में बैठने लायक हो जाए। दूसरे दिन प्रिंसिपल को आदेश मिला कि कॉलेज की सालाना बैठक बुलाई जाए और दूसरे पदाधिकारियों के साथ मैनेजर का भी चुनाव हो। मतलब रात में उन्होंने सपना देखा और सुबह होते ही प्रिंसिपल को जो है आदेश दे दिया। प्रिंसिपल ने बहुत समझाया कि नए चुनाव कराना ना तो आवश्यक ही है और ना उचित ही। पर वैद्य जी ने कहा कि तुम मत बोलो, यह सिद्धांत की बात है। पर प्रिंसिपल फिर भी बोला और कहने लगा कि ना अभी किसी अखबार में निंदा छपी, ना अभी ऊपर से कोई शिकायत पहुंची, ना कोई जुलूस निकला, ना कोई अनशन किया, ना किसी ने। सब साले अपनी अपनी जगह चुप्पी साधे बैठे हैं। कोई भी सालाना बैठक की बात नहीं कर रहा है। जो भी कर रहे हैं वे आखिर कौन है? यही खन्ना मास्टर, रामाधीन बीकम खेड़वी और उनके 2-4 मुर्गे। उनके चक्कर में आकर सालाना बैठक बुलाना अच्छा ना होगा। वैद्य जी ने पूरी बात सुनकर कहा कि तुम ठीक कहते हो, पर यह बात तुम्हारी समझ में ना आएगी, क्योंकि यह सिद्धांत की बात है। और जाओ बैठक की तैयारी शुरू कर दो। मतलब प्रिंसिपल ने बहुत समझाने की कोशिश की
कि जो है इस बैठक को बुलाना जरूरी नहीं। उन्हें तर्क भी दिए, लेकिन वैद्य जी नहीं माने। उसी दिन शाम के वक्त रंगनाथ और रुपन बाबू गयादीन के पास चुनाव के बारे में उनका विचार जानने के लिए भेजे गए। गयादीन कॉलेज के वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते इस समय काफ़ी महत्वपूर्ण थे और यह जानना जरूरी था कि वे किसको मैनेजर बनाना चाहते हैं, और यदि वे वैद्य जी के पक्ष में ना हों तो यह भी जरूरी था कि किसी तरकीब से उनका हृदय परिवर्तन किया जाए। रुपन बाबू और रंगनाथ प्रारंभिक वार्ता चालू करने के विचार से उनके पास गए थे, पर गयादीन ने शुरू में ही पूरी बात आसान कर दी। उन्होंने इन दोनों को कायदे से चारपाई पर बिठाया, रंगनाथ से शहरी तालीम के बारे में दो चार बातें पूछी, उन्हें शुद्ध घी में बनी हुई मठरी और लड्डू खिलाए। चुनाव की बात आते ही साफ तौर से कहा, हर काम सोच समझ कर करना चाहिए, जमाने की हवा में न बहना चाहिए। मैनेजर का चुनाव करा दिया जाए, इसमें कोई हर्ज नहीं, पर मैनेजर तो वैद्य महाराज को ही रहना है, क्योंकि कॉलेज तो वैद्य महाराज का ही है। किसी दूसरे को कैसे मैनेजर बनाया जा सकता है, इस बात को ठीक ढंग से सोचना चाहिए। उनकी बातों से ऐसे लग रहा था कि खुद रंगनाथ और रुपन बाबू वैद्य जी के खिलाफ वोट देने वाले हैं और वैद्य जी की ओर से चुनाव संबंधी प्रचार स्वयं ज्ञाधीन कर रहे हो। रंगनाथ को मजा आ गया। उसने कहा, आप लोग पुराने आदमी हैं, हर बात को सही ढंग से सोचते हैं, पर उधर रामादीन भीकम खेड़वी और कुछ लोग मामा की जगह दूसरे को लाना चाहते हैं। पता नहीं वे क्या सोच कर ऐसा कर रहे हैं। गयादीन कांखने लगे, धीरे से बोले, तजुर्बा नहीं है। वे समझते हैं कि कोई दूसरा मैनेजर हो गया तो कुछ करके दिखा देगा, पर कहीं इस तरह से कुछ होता है। रुक कर उन्होंने बात पूरी की, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। तो यह एक लोकोक्ति है। ये किसने कही? गयादीन ने, कि जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। मतलब चाहे वैद्य जी बने रहें जन कॉलेज के मैनेजर, चाहे कोई दूसरा बन जाए, होना कुछ नहीं है। उनके कहने का तात्पर्य है, सब एक से हैं। रंगनाथ को यह कुछ खास अच्छा न लगा, क्योंकि इससे वैद्य जी की हैसियत को चोट लगती थी। उसने कहा, सो ठीक है, पर मामा का और उन लोगों का मुकाबला हो गया। मुकाबला ही क्या? वे समझाने लगे, वह तो मैंने पहले ही कह दिया, कॉलेज वैद्य महाराज का है, उन्हीं के हाथ में रहना चाहिए। गांव पंचायत रामाधीन की है, उनके हाथ में रहे। सब अपने अपने घर में खुश रहें। चुनाव के चोचले में कुछ नहीं रखा है। नया आदमी चुनो तो वह भी घटिया निकलता है। सब एक जैसे हैं। इसी से मैंने कहा है, जो जहाँ है वह उसे वहाँ चुन लो। पड़ा रहे अपनी जगह, क्या फ़ायदा है उछाड़ पछाड़ करने से। रुपन बाबू टोकरी में पड़े हुए अंतिम लड्डू के बारे में खाऊं या ना खाऊं वाली बात सोचने लगे थे। जैसे ही उन्होंने सुना कि गयादीन वैद्य जी को मैनेजर रखना चाहते हैं, उनकी दिलचस्पी आगे की बात में अब ख़त्म हो गई थी। वे समझ गए थे कि आगे अब केवल बकवास होनी है, पर रंगनाथ को गयादीन की बातें कुछ नहीं लग रही थी। प्रजातंत्र के बारे में उसने यहाँ एक नई बात सुनी थी, जिसका अर्थ यह था कि चूंकि चुनाव लड़ने वाले प्रायः घटिया आदमी होते हैं, इसलिए एक नए घटिया आदमी द्वारा पुराने घटिया आदमी को, जिसके घटियापन की लोगों को पहले से समझ बूझ है, उखाड़ना ना चाहिए। प्रजातंत्र की इस थ्योरी को ज्ञाधीन की संज्ञा देकर रंगनाथ ने आगे की बात सुननी शुरू की। मतलब उसका मानना है कि जो चुनाव लड़ते हैं वो घटिया लोग होते हैं, और जो जब पहले से एक आदमी घटिया जो है चुना हुआ है, उसके बारे में सब जानते हैं कि ये कितना घटिया है। अब दूसरे आदमी को लाने की क्या ज़रूरत है, तो उसके बारे में जानना पड़ेगा कि ये कहाँ तक कितना घटिया है। इसलिए उनका मानना है कि जो है जो जहाँ पर है वहीं पर रहे, और बस, क्योंकि उसके बारे में कम से कम जानते तो हैं। गियादीन कह रहे थे, नया आदमी कुछ करना भी चाहे तो क्या करेगा? कुछ होगा तो तभी, जब कुछ कुछ करने दे। आज के ज़माने में कोई किसी को कुछ करने देता है? आज तो बस यही रह गया है कि छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज के लड़के खेल कूद की दुनिया से काफ़ी परिचित थे, क्योंकि उनसे हर महीने खेल की फीस कान पकड़ कर रखा ली जाती थी। यह दूसरी बात है कि कॉलेज के पास खेल कूद का मैदान ना था। मतलब फीस बच्चों से खेल कूद की ली जाती थी, लेकिन खेलने के लिए कोई मैदान भी नहीं था, तो खेलेंगे कहाँ पर इससे किसी को तकलीफ ना होती थी, बल्कि सभी पक्ष संतुष्ट थे। गेम्स टीचर के पास खेल कूद होने के कारण इतना समय बचता था कि वह मास्टरों के दोनों गुटों में घुसकर उनका विश्वास प्राप्त कर सकता था। प्रिंसिपल को भी इससे बड़ा आराम था। उसके यहाँ हॉकी की टीमें में मारपीट ना होती थी, क्योंकि वहाँ हॉकी की टीमें ही ना थी, और इस सबसे कॉलेज में अनुशासन की कोई समस्या नहीं उठती थी। लड़कों के बाप भी खुश थे कि खेल कूद की मुसीबत फीस देकर ही टल जाती है, और लड़के चुपचाप सचमुच के खिलाड़ी होने से बच जाते हैं। लड़के भी खुश थे। वे जानते थे कि जितना देर में एक गोल कर से दूसरे गोल तक ढोल बराबर गेंद के पीछे हाथ में स्टेप पकड़े हुए वे पागलों की तरह भागेंगे,
उतनी ही देर में वे ताड़ी का एक कच्चा घड़ी पी जाएंगे, या लग गया तो दाव लगाकर 4-6 रुपए खींच लेंगे। इन्हीं लड़कों के हाथ में हॉकी की स्टिकें और क्रिकेट के बल्ले मौजूद थे, जिन्हें वे ऐसी बदगुमानी से पकड़े थे जैसे उनके हाथ में किसी ने राइफलें पकड़ा दी हों। लगभग 50 साल के लड़के इसी तरह के सामान से लैस होकर कॉलेज के फाटक के पास घूम रहे थे। रंगनाथ ने उन्हें इस तरह से सजा वजा देखकर पूछा, क्या मामला है, आज क्या इंस्पेक्टर का मुआवना भी होगा? छोटे पहलवान ने जवाब देने की तैयारी की, यानी कमर से छूटती हुई लुंगी संभाली और बोले, पटापट में कौन मुआवना करेगा? यह तो सालाना की बैठक की तैयारी है। छोटे पहलवान भी कॉलेज की समिति के सदस्य थे। लड़कों ने उन्हें देखकर हर्ष की ध्वनि की। फाटक पर ही उन्होंने प्रिंसिपल साहब मिले उनसे और बोले, आइए छोटे लाल जी, आपका ही इंतजार था। आए तो लौट थोड़े ही जाएंगे, चलिए ना आगे आगे, छोटे लाल जी ने कहा। छोटे पहलवान ने भल मनसाहत से कहा, बरसात में कुत्ता जब भीग जाता है तो एक खास किस्म से छींकता है। प्रिंसिपल साहब झेंप कर हंसे तो कुछ वैसी ही आवाज़ हुई। वे आगे आगे चलने लगे, कहते रहे, रामादीन के गुट ने बड़ा जोर लगाया है। बैजे गांव के लाल साहब की मदद से कई आदमी अपनी ओर तोड़ लिए हैं। लाल साहब ने ना जाने क्यों इस पचड़ी में पड़ गए। शहर में रहते हैं पर गांव के हर मामले में टांग अड़ाते हैं। कौन? लाल साहब। रामादीन के दिमाग बढ़ गए हैं, पता नहीं जब चलता कि कितने आदमी इधर हैं, पता ही नहीं चलता कितने आदमी इधर हैं कितने आदमी उधर हैं। छोटे पहलवान इमारत के सामने बनी हुई फूलों की क्यारियों पर निगाह डालते रहे। जब प्रिंसिपल ने कहना शुरू किया कि वैद्य महाराज भी कभी कभी ऐसा काम कर बैठते हैं कि क्या बताएं, क्या ज़रूरत थी इस चुनाव उनाव की। छोटे पहलवान ने एक कविता कही जो उन दिनों कीर्तन के रूप में काफ़ी प्रचलित थी, हमें क्या काम दुनिया से, मेरा श्री कृष्ण प्यारा है। तो यह कथन किसका है? छोटे पहलवान का महत्वपूर्ण कथन है कि हमें क्या काम दुनिया से, मेरा श्री कृष्ण प्यारा है। फाटक के अंदर आते समय प्रिंसिपल ने रंगनाथ से कहा, भी आप भी जाइए, आप भी आइए रंगनाथ बाबू, आपके लिए कोई रोक टोक नहीं है। उसने से लहराकर बताया कि वह पीछे आ रहा है, पर वह अंदर नहीं गया। धीरे धीरे कॉलेज की सामान्य समिति के और मेंबर भी कई रास्तों से आए। कोऑपरेटिव यूनियन के एक डायरेक्टर पैदल होते हुए भी इतनी तेज़ी से आए और इतनी तेज़ी से अंदर चले गए कि लोग उन्हें ना देखकर एक दूसरे को मुंह देखने लगे। कुछ मिनटों बाद कॉलेज की खेती की फसल को रोनते हुए ठेकेदार साहब दूसरी ओर से जाते हुए दिखाई दिए। जहाँ मजदूर काम कर रहे थे वहाँ रुककर उन्होंने किसी चीज़ को आसमान तक उठाकर ज़मीन पर पटकने का अभिनय किया और फिर अचानक अंतर्धान हुए। कुछ देर में बाबू गयादीन धीरे धीरे चलते हुए कॉलेज के फाटक तक आए और पुलिया पर बैठ गए। उन्होंने उदासी के साथ लड़कों के हाथ में स्टिकें और बल्लों को देखा। फिर वे एक लड़के की हथेली में चिपके हुए गेंद को अपनी आंखों में मेमराइज करने लगे। प्रिंसिपल साहब फाटक पर बोले, चलिए मेंबर साहब, सब लोग आ गए हैं। मतलब धीरे धीरे जो है सब लोग समिति के चुनाव के लिए जो है पधारने लगे। प्रिंसिपल साहब फिर बोले कि चलो सब लोग जो है आ गए। जैसे भी डकैती के जुर्म में गिरफ्तार हों उन्हें गवाहों के सामने शनाख्त के लिए चलने के लिए कहा गया हो। गिरी गिरी तबीयत से बोले, चलिए। पेंगुइन चिड़िया की तरह टांग फैलाकर चलते हुए वे धीरे धीरे कॉलेज की इमारत में अलक्षित हो गए। थोड़ी देर बाद सड़क पर एक घुड़सवार आता दिखाई दिया। वह बुर्राकदार साफा बांधे था और लगता था 12वीं सदी के इतिहास के किसी पन्ने से वह अभी अभी फड़फड़ाता हुआ बाहर निकला है। लड़कों में से एक ने कहा, अब कोई वैद्य जी का बाल भी नहीं उखाड़ सकता, ठाकुर बलराम सिंह आ गए हैं। बलराम सिंह ने आते ही घोड़े की रास किसी भी लड़के के हाथ में पकड़ा दी। फिर वे 18वीं सदी के आदमी दिखने लगे, जैसे दक्कन से बगावत की खबर देने के लिए कोई संडनी सवार आगरे के किले में दाखिल हो रहा हो। उसी तेजी से वे कॉलेज की पुलिया तक आए और एक लड़के से पूछने लगे, मारपीट तो नहीं हुई? लड़के ने कहा, कैसी मारपीट? हम लोग तो प्रिंसिपल साहब के दल में हैं, अहिंसावादी हैं। बलराम सिंह ने मूँछों पर ताव दिया, मुस्कुराते हुए बोले, तुम लोग भी कम नहीं हो, हाथ में हॉकी डंडे लिए घूम रहे हो और महात्मा गांधी की औलाद बने हुए हो। यह महत्वपूर्ण कथन है बलराम सिंह जी का कि तुम लोग भी जो है कम नहीं हो, हाथ में हॉकी डंडे लिए घूम रहे हो और महात्मा गांधी की औलाद बने हो। लड़के ने कहा, महात्मा गांधी भी लाठी लेकर चलते थे, हम तो निहत्थे हैं।
यह तो हॉकी की स्टिक है, इससे तो साला गेंद तक नहीं मरता, आदमी क्या मरेगा। प्रिंसिपल साहब फिर बाहर आ गए। उन्होंने कहा, चलिए मेंबर साहब, अंदर चलिए, कोरम हो गया है, मीटिंग शुरू होने वाली है। बलराम सिंह ने साफे के छोर से पसीना पोंछा। कहने लगे, किसी चेले से कहकर कह दीजिए कि घोड़े को दाना पानी पहुंचा दे, हमें अंदर की मीटिंग से क्या लेना, अपना कोरम तो यहीं बंधा है। प्रिंसिपल ने खुश होकर सिर हिलाया। बलराम सिंह की कुर्ते की जेब में को मुट्ठी में पकड़कर कहा, यकीन ना हो तो इसे छूकर देख लीजिए, जेब तनी हुई है, यही सच्चा कोरम है। जेब तनी हुई है, यही सच्चा कोरम है। यह महत्वपूर्ण कथन है बलराम सिंह जी का। प्रिंसिपल ने बिना छुए हुए कहा कि समझ लीजिए कि छू लिया, भला आपकी बात खाली हो सकती है। बलराम सिंह बोले, असली विलायती चीज़ है 6 गोली वाली, देसी कारतूसी तमंचा नहीं कि एक बार फुट से होकर रह जाए, ठाँ ठाँ शुरू कर देगा तो रामाधीन गुट के 6 मेंबर गौरैया की तरह लूट जाएंगे। क्या कहने हैं आपके, क्या कहने हैं। प्रिंसिपल ने इस तरह कहा जैसे सच्ची कविता जिसका नाम है वह उन्हें बलराम सिंह के मुँह से सुनने को मिली है। चलते चलते बोले, मैं अंदर मीटिंग में चलता हूँ, बाहर आप संभालिएगा। फिर प्रार्थना पूर्वक महात्मा विदुर की वाणी में बोले, शांति से काम लीजिएगा। यह कथन किसका है, प्रिंसिपल का। महत्वपूर्ण है कि शांति से काम लीजिएगा। यह उन्होंने बलराम सिंह जी से कहा कि उन्होंने जब दिखाया कि हम बंदूक लेके आए हैं तो उन्होंने कहा कि जो है शांति से काम लीजिएगा। बलराम सिंह ने फिर मूछों पर ताव दिया, सब शांति ही है, यहाँ 50-50 शांति जांग के नीचे पड़ी है। प्रिंसिपल साहब चले गए। बलराम सिंह पुलिया पर बैठ गए। थोड़ी देर वे तंबाकू की पीक पिचर पिचर करके थूकते रहे। फिर पास वाले उस लड़के से जिसने अपने को महात्मा गांधी से बड़ा अहिंसावादी बताया था बोले, जरा बेटा कॉलेज की परिक्रमा करके देखाओ, हमारे आदमी ठीक से नाकाबंदी किए हैं कि नहीं, और रमेशरा से कह देना कि साला किसी से भिड़ ना जाए, जो समझाने से माने उसे इधर फाटक पर भेज दो, जो समझाने से ना माने उसे इधर फाटक पर भेज दो। लड़का उस बाय स्काउट की तरह जिसकी कामयाबी पर किसी भी युद्ध में देश की विजय निर्भर हो, हालचाल लेने के लिए चल दिया। आसपास टहलने वाले लड़कों की चहल पहल बढ़ गई। बलराम सिंह ने कहा, जरा लंबा चलकर खींच लो, लंबा चक्कर खींच लो बेटा लोगों, और बेफिक्र रहो, मैं यहाँ पुलिया पर जब तक मौजूद हूँ दुश्मन नज़दीक ना आएगा। दिन के 3 बज गए थे। सड़क पर ट्रकें बैलगाड़ियाँ निकल रही थीं। बलराम सिंह पुलिया पर पालती मारकर बैठ गई और स्वप्न निगाहों से उन्हीं का आना जाना देखते रहे। एक बार घोड़ा हिरनाया तो उन्होंने ललकार कर कहा, शाबाश मेरे चेतक, सब्र कर, वक्त से दाना पानी मिलेगा। चेतक ने सब्र कर लिया और इसके सबूत में धारावाहिक रूप में पानी गिरना शुरू कर दिया। कुछ लड़के उसके पास गोल दायरा बनाकर घोड़े पर इस कार्रवाई के पहले की बात की प्रतिक्रिया को देखते रहे और आपस में घनिष्ठ तरीके से मजाक करते रहे। अचानक एक ट्रक कॉलेज के सामने सड़क पर आकर खड़ा हो गया। एक आदमी साफ धोती कुर्ता टोपी छड़ी से लैस कूद कर नीचे उतरा और तेजी से कॉलेज की तरफ बढ़ा। लड़के ट्रक का रुकना देखते ही दूर दूर से दौड़ते हुए पुलिया के पास आने लगे। बलराम सिंह ने उसे टोक कर कहा, पाए लागी पंडित जी। आदमी होंठों में ही कुछ बुदबुदाया और फाटक की ओर बढ़ा। बलराम सिंह ने कहा, पंडित जी जरा धीरे चलो, तुम्हें कोई पिछवाए नहीं है। पंडित झेंप कर हंसे, बोले, मीटिंग शुरू हो गई है ना। बलराम सिंह खड़े हो गए, धीरे से पंडित के पास आए। लड़के गोल बांधकर नजदीक आ गए थे। उन्होंने डपट कर कहा, भाग जाओ बेटा लोगों, दूर जाकर खाओ खेलो। फिर उस आदमी से सटकर बोले, पंडित मीटिंग में तुम्हारी हाजिरी हो गई, अब लौट जाओ। पंडित ने कुछ कहना चाहा, तब तक वे उससे सट गए और बोले, कुछ समझ कर कह रहा हूँ, लौट जाओ। पंडित को अपनी जांग में कुछ कड़ा कड़ा सा अड़ता हुआ जान पड़ा। उन्होंने बलराम सिंह को बलराम सिंह के कुर्ते की जेब पर निगाह डाली और अचकचाकर भी 2 कदम पीछे हट गए। विदाई देते हुए बलराम सिंह ने कहा, पंडित जी पाए लागी। वह आदमी चुपचाप वापस लौट पड़ा। सड़क पर कोई सवारी ना थी, ट्रक चला गया था। वह तेजी से पैदल ही एक और लपक गया। एक लड़के ने कहा, गए। बलराम सिंह बोले, पंडित बहुत समझदार है, समझ गए। समझ तो गए, पर इस तरह भागने की क्या बात थी, एक विद्यार्थी ने सवाल किया। बलराम सिंह बोले, अभी लौंडे हो बेटा, ऐसे मौके पर समझदार आदमी ऐसे ही चाल चलता है। एक विद्यार्थी घोड़े को दाना पानी देने लगा था। घोड़ा फिर हिरनाया।
बलराम सिंह ने इस बार डपट दिया। चुप्पे चेतक। बाय स्काउट लौट आया था। घोड़े से बात करने की लपेट में ही उन्होंने उससे पूछा, क्यों बे, क्या खबर है? स्काउट घबरा गया। घबराए हुए औसत दर्जे के विद्यार्थी की तरह दांत निकाल कर बोला, हाँ ठाकुर साहब, सभी ठीक ठीक है। कितने आदमी आए थे? 5। सब समझ गए? किसी ने ना समझी की? सब समझ गए। लड़के की हिम्मत लौट आई थी। दूर जाते हुए पंडित जी की तरफ इशारा करके उसने कहा कि उन्हीं की तरह सड़बड़ करते सब वापस चले गए। लड़के भी खुलकर हंसे। बलराम सिंह ने कहा, समझदार की मौत है। ये महत्वपूर्ण कथन है बलराम सिंह का कि समझदार की मौत है। कॉलेज में जय जयकार हुई। किसी ने कहा, जय बोल सियावर रामचंद्र की जय। जय बोलने के मामले में हिंदुस्तानी का भला कोई मुकाबला कर सकता है? इस बात सियावर रामचंद्र से शुरू हुई, फिर पवन सुत हनुमान की जय, फिर ना जाने के कैसे हुआ जय सटाक से महात्मा गांधी पर टूटी। बोल महात्मा गांधी की जय। फिर तो हरी झंडी दिख गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक जय दी गई, एक एक प्रदेशी नेताओं को एक एक जय, जिले के नेताओं को, और फिर असली जय, बोलो बैद जी महाराज की जय। तो सियावर रामचंद्र से जो जय शुरू हुई वो बैद जी महाराज तक पहुंच गई। बर्छी से बिंधे हुए सुअर की तरह चिचियाते हुए प्रिंसिपल साहब इमारत के बाहर निकले और उन्होंने भी चीख कर कहा, बोलो बैद जी महाराज की जय। जय बोलने के लिए अगली पीढ़ी फाटक के बाहर खड़ी हुई थी। मेला जैसा लग गया। प्रिंसिपल साहब रंगनाथ को समझाने लगे, चलिए बैद महाराज, फिर सर्वसम्मति से मैनेजर चुने गए। अब देखिएगा कॉलेज कैसे तरक्की करता है। धकाधक 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 तूफान मेल जैसा चलेगा। जुब्बे जोश में थे और उनका चेहरा लाल हो रहा था। छोटे पहलवान ने कहा, ये प्रिंसिपल ज़्यादा ना बड़बड़ाओ, एक बात मेरी भी समझ लो। ये लौंडे जो हाथ में हॉकी का डंडा लिए घूम रहे हैं ना, इन्हें एक एक गेंद भी थमा दो और कहो कि कुछ निशानेबाजी का काम सीख लें। इनमें एक भी ऐसा नहीं जो गेंद पर डंडा मार ले। सब धूल में सांप जैसा पीट पड़ते हैं, पीटा करते हैं। ज़रूर मेंबर साहब, ज़रूर। खेल का भी प्रबंध होगा, पर झंझट से पार लगे हैं। छोटे पहलवान ने कहा, पार तो लग गए, पर हम अपनी बात कह लें। हम ही तो तुम हर बात पर भर देते हो, पर तुम्हारे उखाड़े खेत से मूली तक नहीं उखड़ती। मतलब उन्होंने कहा कि छोटे पहलवान ने प्रिंसिपल से कि तुम हाँ तो सब चीज़ के लिए कह देते हो, लेकिन तुमसे होता कुछ नहीं है। तुमसे खेत से मूली तक ना उखड़ती है। यही खेलकूद की बात है। लौंडे लौंडे बस इस हॉकी का डंडा भर ताने घूमते हैं। आज ही ज़रूरत पड़ जाती तो हवा में घुमाते रह जाते। मारते किसी की पीठ पर तो लगता अपने ही घुटने में। मौके पर निशानेबाजी ठीक होनी चाहिए। वैद्य जी ने पीछे से कहा, खेलकूद का भी महत्व है प्रिंसिपल साहब, छोटे की बात अनुचित नहीं है। हैं प्रिंसिपल ने पहलवान के शरीर की को प्रेमका की निगाह से देखते हुए कहा, पहलवान है कि हंसी का ठट्टा, ये भी भला कोई अनुचित बात करेंगे? महत्वपूर्ण कथन है ये प्रिंसिपल का कि पहलवान है कि हंसी का ठट्टा, ये भी भला कोई अनुचित बात करेंगे। उन्होंने कहा कि जो पहलवान साहब हैं वो अनुचित बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि एक तो बैद जी के लड़के हैं। यहीं पर अध्याय समाप्त हो जाता है। 17 अध्याय समाप्त हो जाता, 18वां शुरू हुआ है। बहुत पुरानी बात है। एक नवाब साहब थे, उनका एक शहजादा था। तुम लोग बात कर रहे थे पंचायत अदालत की, उसी पर मुझे यह किस्सा याद आया। अच्छा किया जो पहलवान ने सरपंच को वहीं ललकार दिया। पंचायत अदालत या यह न्याय छोटे लाल जैसे आदमियों के लिए नहीं है। वे बड़े आदमी हैं, इतने बड़े पहलवान, हमारी कॉलेज कमेटी के मेंबर। वहाँ का न्याय तो देहाती हूसों के लिए है। कोड़ेला छाप न्याय हैं। कोड़ेला जानते हो? बंजर में उग जाता है, गर्मियों में देखा होगा तुमने। सफ़ेद सफ़ेद फूल होते हैं। पर तुम शहरी आदमी हो, तुमने कहाँ देखा होगा। ये तो पंचायत अदालतें हैं, सब वहीं कोड़ेला छाप न्याय करती हैं। और यह सरपंच सबको ऐसे ही अंड बंड बातें बक देता है। इस बार आ गया छोटे पहलवान की लपेट में। उसी में बेटा ढेर हो गए। शेर को सवा शेर मिल गया। कुसार प्रसाद को मैंने पहले ही समझाया था कि पंचायत अदालत में मत जाओ, पर नहीं माने। अब बात समझ में आ गई। जब सरपंच ने 4 कच्ची पक्की सुनाई तब तंदुरुस्त हो गए। छोटे लाल जी
से वहीं सुलह कर ली। ठीक भी है, बाप बेटे में लड़ाई कैसी। तो उनका एक शहजादा था नवाब साहब का। हाँ हाँ हाँ, किसी का किस्सा सुना रहा हूँ। एक बार बेचारा बीमार पड़ गया। बुखार था पर ठीक ना होता था। महीनों चला, बड़ी बड़ी कीमती दवाएं दी गईं, सभी वैद्य हाकिम डॉक्टर परेशान। करोड़ों रुपया नारी के रास्ते बह गया, पर शहजादा वैसा का वैसा। नवाब साहब सिर पीटने लगे। चारों तरफ उन्होंने ऐलान कराया कि कोई आधी रियासत ले ले, शहजादी से शादी कर ले, पर किसी तरह शहजादी को चंगा कर दे। तब बड़ी बड़ी दूर से हकीम लोग आने लगे। बड़ी बड़ी कोशिशें की, पर शहजादी ने आंखें ना खोली। मतलब जो शहजादी का पिता था, नवाब साहब, उसने कह दिया कि यदि कोई मेरे लड़के को ठीक कर दे तो मैं अपनी जो है आधी रियासत उसको दे दूंगा और अपनी लड़की का ब्याह भी करा दूंगा। तो दूर दूर से बड़े बड़े जो है वैद्य जील वगैरह आने लगे, लेकिन जो है उस लड़के को कोई असर ना हुआ, वो ठीक ना हुआ। अंत में एक बुजुर्ग हकीम आए, शहजादी को देखकर बोले, जहाँ पनाह है, आदि और रियासत और शहजादी देने से काम न चलेगा। मुझे इस ऐशो आराम की ज़रूरत भी नहीं, मेरी तो बस एक दरख्वास्त मान ली जाए, फिर शहजादे को चंगा कर देने का जिम्मा हमारा। दरख्वास्त पेश करने के लिए तखलिया चाहिए। जब सब दरबारी भगा दिए गए तो हकीम ने कहा, बंदा परवर, अब बेगम साहिबा मेरे सामने आकर बात करें और उनसे जो पूछा जाए उसका भी सही सही जवाब दें। नवाब साहब भी वहाँ से हट गए। बेगम साहिबा हकीम के सामने पेश की। हकीम ने कड़ी निगाह से देखा और कहा कि बेगम साहिबा, अगर शहजादे की जान प्यारी हो तो साफ साफ बताइए, यह शहजादा किसका लड़का है, किसके नुतके से पैदा हुआ है। बेगम साहिबा आंसू बहाने लगी, बोली, आप किसी से कहिएगा नहीं, पर असलियत यही है कि शहजादा महल में काम करने वाले एक भिश्ती का लड़का है। मुँह ताज़ा ताज़ा देहात से आया था और मालूम नहीं कैसे क्या हुआ कि डॉट डॉट डॉट। इतना सुनते ही हकीम ने कहा, शुक्रिया, अब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। उसने चुटकी बजाई और इत्मीनान से कहा, बात की बात मैं अब शहजादे की सेहत पहुंचाता हूँ। इसके बाद हकीम ने जितनी दवाएं थीं सब फेंकवा दी। एक से एक कीमती चीज़ें, हीरा मोती सोने चांदी के लटके, तरह तरह के नायाब अर्घ, सब नाबदान के रास्ते निकाल दिए गए। उसके बाद हकीम ने शहजादे की आंखों पर पानी का छींटा मारा और कहा, अब उठ बिस्ती की औलाद। सब चौंक कर शहजादे की आंखें सब बस चौंक कर शहजादे ने आंखें खोल दी। उसके बाद हकीम ने मैदान में जाकर कोड़िल्ला के कुछ पौधे उखाड़े और पानी में पीसकर शहजादे को पिला दिया। 3 दिन तक इसी तरह कोड़िल्ला पीकर शहजादा चंगा हो गया। प्रिंसिपल का यह किस्सा वैद्य जी की बैठक में सुना रहे थे। प्रिंसिपल साहब थे, यह किस्सा वैद्य जी की बैठक में सुना रहे थे। उसके मुख्य श्रोता थे रंगनाथ जी। उनका मुख्य विषय था पंचायत अदालत। किस्सा गोई की मुख्य प्रेरक शक्ति थी भंग। उन्होंने कहा, रंगनाथ बाबू, इसको कहते कोड़िल्ला छाप इंसाफ। देहातियों को ऐसे ही समझा जाता है और ओछी नस्ल के आदमी हैं, उन्हें और क्या चाहिए। चले जाओ पंचायत अदालत में और कोड़िल्ला छाप न्याय लेकर लौट आओ। और जो बड़े आदमी हैं, रईस वईस हाकिम हुक्काम, ऊंची नस्ल के लोग, उनके लिए कीमती इंसाफ चाहिए। घास खोदने वाले सरपंच नहीं, मोटा चश्मा लगाने वाले, अंग्रेजी जैसे अंग्रेजी बोलने वाले जज। तो बड़े आदमियों के लिए जिलों की बड़ी बड़ी अदालतें हैं, जैसे चाहे वैसी अदालत मौजूद है। उनसे भी बड़े लोगों के लिए बड़े बड़े हाई कोर्ट हैं, बड़ी बड़े नस्ल वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट है। किसी ने आँख तरेर का देख लिया तो उसी बात पर सीधे दिल्ली जाकर एक रेट ठोक देंगे। कोड़िल्ला छाप वाला ऊंची नस्ल का आदमी वहाँ एक बार फंस जाए तो समझ लो बेटा, बैठ कर के उठ ना पाएगा, दाने दाने का मोहताज हो जाएगा। मतलब यदि गरीब आदमी, कमज़ोर आदमी बड़ी बड़ी अदालत में पहुंच जाए तो समझ लो वो कंगाल हो जाएगा, क्योंकि बहुत जो है रुपया लगता है उधर। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के शौकीन सबूत सबके बूते की बात है। एक एक वकील करने में 100 रंडी पालने का खर्च है। तभी तो देहातियों के लिए कोड़िल्ला छाप इंसाफ का इंतजाम हुआ है। ना हर्रा लगे ना फिटकरी, रंग चढ़ा भरपूर। एक खुराक ले लो, बुखार उतर जाएगा। अपने देश का कानून बड़ा पक्का है, जैसा आदमी वैसी अदालत। वे अचानक अवधि पर उतर आए, बोले, जईस पशु तईस वंदना। गांव के बाहर एक लंबा चौड़ा मैदान था जो धीरे धीरे ऊसर बनता जा रहा था। अब उसमें घास तक न उगती थी। उसे देखते ही लगता था आचार्य विनोबा भावे को दान के रूप में देने के लिए आदर्श जमीन है। और यही हुआ भी था। 2 साल पहले इस मैदान को भूदान आंदोलन में दिया गया था।
वहाँ से वह दान के रूप में गांव सभा के पास वापस मिला। फिर गांव सभा ने इस दान के रूप में प्रधान को दिया। प्रधान ने दान के रूप में ऐसे अपने पहले रिश्तेदार और दोस्तों को दिया, और उसके बचे कुछ हिस्से को सीधे क्रय विक्रय के सिद्धांत पर गरीबों और भूमिहीन को दे दिया। मतलब सबसे पहले जो है सरपंच साहब ने अपने रिश्तेदारों को जो है दिया, और जब जो कुछ दोस्तों को दिया, कुछ जो बचा कुचा उसको बाद में फिर गरीबों और भूमिहीनों को दे दिया। बाद में पता चला कि जो हिस्सा इस तरह गरीबों भूमिहीनों को मिला था वह मैदान में शामिल ना था, बल्कि किसी की ज़मीन में पड़ता था। अतः उसे लेकर मुकदमेबाजी हुई, जो अब भी हो रही है, और आशा यह है कि अभी होती रहेगी। जो भी हो, भूदान यज्ञ का धुआं इस पूरे मैदान में छाया हुआ था। मैदान में खेत बन गए थे। इसका सबूत यह था कि कदम कदम पर मेड़ बांधी गई थी, उन पर बबूल की डालें रखी गई थी। पानी, खाद, बीज आदि चीज़ों के बिना ही सिर्फ इच्छा शक्ति के सहारे इस जमीन पर पिछले साल से जोरदार खेती हो रही थी। सिर्फ गलत के सहारे यह साबित हो चुका था कि गांव सभा में पिछले साल और सालों की अपेक्षा ज़्यादा अन्न पैदा हुआ है। गांव के जानवर उस मैदान को अपनी पुरानी चारागाह समझकर अब भी उधर से निकल जाते थे, पर उनकी इस हरकत के बाद किसानों में गाली गलौज, मारपीट, कांजी हाउस, थाना, अदालत आदि की शुरुआत हो जाती थी। मतलब पहले वहाँ पर खेती होती नहीं थी तो जानवर घूमते रहते थे, तो अभी भी खेती होने के बाद यदि कुछ जानवर निकल गए तो उसमें फिर जो है किसानों की आपस में गाली गलौज, मारपीट और थाने अदालत की बात हो जाती थी शुरू। इसलिए धीरे धीरे जानवरों का उस दिशा में प्रवेश निषेध होने लगा था। मैदान में प्रायः सन्नाटा छाया रहता था। अगर आदमी आशावादी हो तो उसे वहाँ से जाते ही लगता था कि इस सन्नाटे में तरक्की का बिगुल बजने ही वाला है। मैदान के एक कोने पर वन संरक्षण, वृक्षारोपण आदि की कुछ योजनाएं भी चालू की गई थीं। वे चली या नहीं यह बहस की बात है। देखने में इतना जरूर आता था कि वहाँ नालियाँ खुदी पड़ी हैं, और यह सुनने में आता था कि उनमें बबूल के बीज बोए गए थे। यह भी सुनने में आता था कि गंजे अगर गंजे न होते और पड़ोस के गांव वालों की तरह उद्यमी होते तो यहाँ भी ऊसर में बबूलों की जगह जंगल लहरा होता। पर नालियों में बबूल उगे ही नहीं कि मिट्टी में की खराबी के कारण हुआ, और पूरी योजना से शिवपालगंज में इतना ही फायदा हुआ कि वे नालियाँ लोगों के लिए सार्वजनिक शौचालय के रूप में इस्तेमाल होने लगी। इस तरह जो स्कीम जंगल के लिए बनी थी अब वह घर की हो गई। इस मैदान के दूसरे कोने पर एक बरगद का पेड़ था, जो पूरी वीरानगी पर बलात्कार जैसा लग रहा था। उसी के पास एक कुआं था जिसकी जगत पर रंगनाथ अकेला बैठा था। हिंदुस्तान में पढ़े लिखे लोग कभी कभी एक बीमारी के शिकार हो जाते हैं। उसका नाम है क्राइसिस ऑफ कॉन्शस, और कुछ डॉक्टर उसी में क्राइसिस ऑफ फेथ नाम की भी एक दूसरी बीमारी की बारीकी ढूंढ निकालते हैं। यह बीमारी पढ़े लिखे लोगों में आमतौर से उन्हीं को सताती है जो अपने को बुद्धिजीवी कहते हैं। तो यह लेखक का कथन है कि हिंदुस्तान में जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम है क्राइसिस ऑफ कॉन्शस। ये महत्वपूर्ण हो सकता है कथन। और यह बीमारी उन्हीं को होती है जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, जो वास्तव में बुद्धि के सहारे नहीं बल्कि आहार, निद्रा, भय, मैथुन के सहारे जीवित रहते हैं, क्योंकि अकेले बुद्धि के सहारे जीना एक नामुमकिन सी बात है। इस बीमारी में मरीज मानसिक तनाव और निराशावाद के हल्ले में लंबे लंबे वक्तव्य देता है, जोर जोर से बहस करता है, बुद्धिजीवी होने के कारण अपने को बीमार और बीमार होने के कारण अपने को बुद्धिजीवी साबित करता है। अंत में इस बीमारी का अंत कॉफ़ी हाउस की बहसों में, शराब की बोतलों में, आवारा औरतों की बाहों में, सरकारी नौकरी में और कभी कभी आत्महत्या में होता है। जिस दिन रंगनाथ ने कॉलेज में मैनेजर को चुनाव देखा था उसे अपने इस बीमारी का सुबह होने लगा था। मतलब उसे ऐसा लगा कि यह बीमारी, रंगनाथ को लगा कि यह बीमारी अब मुझे भी जो है शुरू होने वाली है। वैद्य जी को देखते ही अचानक वह दृश्य याद आ जाता था जब प्रिंसिपल साहब चुनाव के बाद बर्छी से बिधे हुए सुअर की तरह चिचियाते हुए जय जयकार करते कॉलेज से बाहर निकले थे। उसे ऐसा जान पड़ने लगा कि वैद्य जी के साथ रहते हुए वह डकैतों के किसी गिरोह का सदस्य हो गया है। जब प्रिंसिपल साहब उसके आगे खीसे निपोर कर कोई रोचक किस्सा बयान करते, और उसके पास ऐसे किस्सों की कमी नहीं थी, तो उस समय उसे बराबर अनुभव होता रहता कि यह आदमी किसी भी क्षण किसी को भी गला दबोच सकता है। शहर होता तो किसी कॉफ़ी हाउस में बैठकर दोस्तों के सामने इस चुनाव पर लंबा चौड़ा व्याख्यान दे डालता, उन्हें बताता कि किस तरह तमंचे के जोर से छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज की मैनेजरी हासिल की गई, और मेज पर हाथ पटक कर कहता कि जिस मुल्क में इन छोटे छोटे ओहदों पर ऐसा किया जाता है
वहाँ बड़े बड़े ओहदों पर क्या किया जाता होगा। यह सब कहकर उपसंहार में अंग्रेजी के चार गलत सही जुमले बोलकर वह कॉपी का प्याला खाली कर देता और चैन से महसूस करता कि वह एक बुद्धिजीवी है, और प्रजातंत्र के हक में एक बैलेंस व्याख्यान देकर चार निकम्मे आदमियों के आगे अपने दिल का गुबार निकालकर उसे क्राइसिस ऑफ फेथ को दबा लिया है। पर यहाँ शहर ना था बल्कि देहात था, वहाँ जहाँ बकौल रुपन बाबू अपने सगे बाप का भी भरोसा नहीं, और जहाँ बकौल सनीचर कोई कटी उंगली पर भी मूतने वाला नहीं है। इसलिए रंगनाथ यहाँ अपनी बीमारी को दबा नहीं सका। उसके दिमाग में यह बात दिन पर दिन पक्की होती गई कि वह डकैतों के गिरोह में आ गया है। मतलब उसे, क्योंकि उसके सामने ही छंगामल इंटर कॉलेज का जो मैनेजरी का चुनाव हुआ था, तो उसने देखा किस तरह से बंदूक की दम पर जो है बैद जी को मैनेजर चुना गया है। तो यह सब देख करके उसे ऐसा लगता था रंगनाथ को जैसे कि वह डकैतों के बीच में आ गया हो। उन डकैतों ने कॉलेज में छापा मारकर उसे लूट लिया है और अब वे किसी दूसरी जगह छापा मारने की तैयारी कर रही हैं। उसकी तबीयत अब बैद जी को गाली देने के लिए कुलबुलाती रहती है, और उससे भी ज़्यादा किसी ऐसे आदमी की तलाश में कुलबुलाती रहती जिसके सामने उन्हें विश्वासपूर्वक गाली दी जा सके। क्योंकि वहाँ पर किसी के सामने गाली दी बैद जी को, जाकर उसने बैद जी को बता दिया तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसा साथी कहाँ मिलेगा, खन्ना मास्टर लबाड़िया है। अगर उसके सामने कोई बात कह दी तो दूसरे दिन वह सारे गांव में फैल जाएगी। मतलब खन्ना मास्टर कहा है ऐसे। सभी कहने लगेंगे कि बैद जी का भांजा अपने मामा को ही गालियाँ देता है, और देखो आजकल के पढ़े लोगों की यह तमीज़ है। मौलवी मास्टर से इस विषय पर बात की जा सकती है, पर वह गुटबंद होते हुए भी सीधा आदमी है, और उसके सामने कोई भी बात करने में मज़ा नहीं आता। फिर कौन बचा, रुपन बाबू। रंगनाथ को रुपन बाबू पर कुछ भरोसा था, क्योंकि कभी कभी वे प्रिंसिपल को गालियाँ देकर कॉलेज के दुर्भाग्य की बात करते थे। उन्हें यह शिकायत थी कि वह पढ़ने लिखने में जाहिल है, पर दुनियादारी में बड़ा उस्ताद है, पक्का तिकड़मी है। उसने पिताजी को फंसाकर इस हालत में डाल दिया कि वह हर काम अपनी इच्छा से करता है, पर पिताजी समझते हैं कि वह काम उनकी इच्छा से हुआ है। उसे खन्ना मास्टर से काफ़ी ज्यादती की है उसने। खन्ना मास्टर लाख बेवकूफ़ हो, हाँ, फिर भी उन पर इतनी ज्यादती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह ठीक नहीं है कि पिताजी की मदद से एक बेवकूफ़ दूसरे बेवकूफ़ को मार दे। यहाँ बरगद के पेड़ के नीचे कुएं की जगह पर बैठे हुए रंगनाथ ने इत्मीनान की एक गहरी सांस ली, क्योंकि बहुत दिन बाद आज पहली बार उसकी बीमारी उसे तंग नहीं कर रही थी। हुआ यह था कि हिम्मत करके उसने आज रोपन बाबू के सामने अपना आत्मसंकट खोलकर रख दिया था। उसने साफ साफ कहा कि मामा को ऐसा ना करना चाहिए। तमंचे के जोर से मैनेजरी मिल भी गई तो क्या हुआ, चारों तरफ उनकी बदनामी तो हो ही गई। रोपन बाबू ने डंडा मार शैली में जवाब दिया, देखो दादा, यह तो पॉलिटिक्स है, इसमें बड़ा बड़ा कमीनापन चलता है। देखो दादा, यह पॉलिटिक्स है, इसमें बड़ा बड़ा कमीनापन चलता है। महत्वपूर्ण कथन है किसका, रुपन बाबू का। यह तो कुछ नहीं हुआ, पिताजी जिस रास्ते में है उसमें इससे भी आगे कुछ करना पड़ता है। दुश्मन को जैसी भी हो चित करना चाहिए। यह न चित कर पाएंगे तो खुद चित हो जाएंगे, फिर बैठे चूरन की पुड़िया बांधा करेंगे, कोई टका को ना पूछेगा। और पर इस कॉलेज के बारे में सुधार की ज़रूरत है। प्रिंसिपल हरामी है, दिन रात गुटबंदी के खिचखिच में लगाया रहता है। खन्ना मास्टर बुल्लू के पट्टे हैं, पर वे हरामी नहीं है। यह साला उन्हें बहुत दबा चुका है। अब खन्ना मास्टर को उभारना चाहिए। पिताजी से भी बात की थी, पर वे प्रिंसिपल को नहीं उखाड़ना चाहते। मैंने सोचा है कि कुछ दिनों तक हम पिताजी से कुछ न बोलें, सिर्फ धीरे धीरे से खन्ना मास्टर को उछाल लें। उससे प्रिंसिपल चित्त हो जाएगा, वह साला बहुत फूल गया है, उसका फूटना जरूरी है। एक बार जब चित्त हो जाएगा तो पिताजी भी देख लेंगे कि वह कितना उस्ताद था। रंगनाथ ने इत्मीनान की सांस ली, इसलिए ली थी कि इतना तो निश्चित हो गया था कि अब वह रुपन बाबू के सामने इस विषय पर बात कर सकता है। मतलब जो बीमारी आगे बताई थी कि पढ़े लिखे लोगों को हो जाती है, वो रंगनाथ को होने लगती, लेकिन उस रुपन बाबू के सामने अपनी बात प्रकट करके उसे लगा कि इस बीमारी से मुझे जो है निजात मिल रही है। यह भी साफ हो गया था कि रुपन बाबू के साथ यह खन्ना मास्टर से हमदर्दी दिखा रहा है। गिरे हुए को उबार सकता है, फूले हुए को फोड़ सकता है, और संक्षेप में अन्याय के मुकाबले सीधा न सही दुबक्कर ही खड़ा होकर पहले जैसा सेहत हासिल कर सकता है। उससे लगभग एक फरलांग की दूरी पर रुपन बाबू एक पेड़ के सहारे काफ़ी देर से बैठे हुए थे। अपने पेट की अंदरूनी सफाई कर रहे थे। अपनी इसी निजी समस्या को सार्वजनिक ढंग से निपटा कर वे
और खड़े हुए तो रंगनाथ भी अपनी जगह पर खड़ा हो गया। रुपन बाबू जब उसकी तरफ नहीं आए तो उसने उनकी ओर चल दिया। प्रधान बनने के पहले जरूरी था कि सनीचर जनता को बता दे कि देखो भाइयों, मैं भी किसी से कम तिकड़मी नहीं हूँ। भला आदमी समझकर मुझे वोट देने से कहीं इनकार न कर बैठना। वह गांव में कोई ऊंचा काम करके दिखाना चाहता था। उसने रंगनाथ से सुना था कि चुनाव में पहले बड़े बड़े नेता अपने अपने चुनाव क्षेत्र में कहीं ना कहीं का रुपये किसी न किसी तरकीब से ठेलों पर लाद कर ले जाते हैं और जनहित के नाम पर उसे नाली में फेंक देते हैं। सनीचर ने भी बिना वैद्य जी से सलाह लिए कुछ इसी तरह का करिश्मा दिखाना चाहा। इस काम के लिए उसने कालिका प्रसाद नामक गंजहे को अपना साथी चुना। कालिका प्रसाद का पेशा सरकारी ग्रांट और कर्जे खाना था। वे सरकारी पैसे के द्वारा सरकारी पैसे के लिए जीते थे। इस पैसे में उनके 3 सहायक थे, क्षेत्रीय एमएलए, खद्दर की पोशाक और यह उनका बाग। अभी तो वसूली की बात ही न कीजिए। आपको कार्रवाई रोकने में दिक्कत ना हो इसलिए मैंने ऊपर भी दरखास्त लगा दी है। मतलब जो एमएलए साहब थे उनका यही डायलॉग रहता था कि अभी तो वसूली की बात ही न कीजिए, आपको कार्रवाई रोकने में दिक्कत ना हो इसलिए मैंने ऊपर भी बात दरखास्त लगा दी है। अपने हिसाब से भी गांव के सबसे ज़्यादा आधुनिक आदमी थे क्योंकि उनका यह पेशा बिल्कुल ही आधुनिक काल की उपज था। काल का प्रसाद प्रेमचंद के उन कथानायकों में ना थे जो लगान वसूलने वाले आदमी को देखते ही घर के भीतर घुस जाते थे और बीवी की घबराहट में कहने लगते थे, दरवाजे पर सहना खड़ा है। वे उसमें थे कि 1000 रुपए की कुर्की के लिए अमीन चबूतरे के नीचे खड़ा हुआ खुशामद कर रहा है और वे चबूतरे के ऊपर बैठे हुए निश्चित भाव से कह रहे हैं कि आपको कार्रवाई रोकने में दिक्कत हो तो इस ऊपर से लिखा लाऊं। उनका पूरा कर्मयोग सरकारी स्कीमों की फिलॉसफी पर टिका था। मुर्गी पालन के लिए ग्रांट मिलने का नियम बना तो उन्होंने मुर्गी पालने का ऐलान कर दिया। एक दिन उन्होंने कहा कि जात पात बिल्कुल बेकार चीज़ है और हम बामन और चमार एक हैं। यह उन्होंने इसलिए कहा कि चमड़ा कमाने की ग्रांट मिलने वाली थी। चमार देखते ही रह गए कि उन्होंने चमड़ा कमाने की ग्रांट लेकर अपने चमड़े को ज़्यादा चिकना बनाने में खर्च भी कर डाली। खाद के गड्ढे को पक्का करने के लिए, घर में बिना धुएं का चूल्हा लगवाने के लिए, नए ढंग का संडास बनवाने के लिए कालिका प्रसाद ने ये सभी ग्रांटें लीं और इनकी एवज में कारगुजारी की जैसी रिपोर्ट उनसे मांगी गई वैसी रिपोर्ट उन्होंने बिना किसी हिचक के लिख कर दे दी। वही हालत सरकारी कर्जे और तकाबियों की थी। उनके पास 5 बीघे खेत थे जो अकेले ही 50 तरह के कर्जों और तकाबियों की जमानत संभाले हुए थे। वे हर स्कीम के भीतर तकाबी की दरखास्त देते। हर एक हाकिम उनकी दरखास्तों की सिफारिश करता। हर बार उन्हें तकाबी मिल जाती थी। हर बार वसूली के वक्त कार्रवाई रोकने की कार्रवाई हो जाती थी। मतलब हर बार लोन ले लेते, कोई भी योजना चली तो सबसे पहले उन्हें ही लाभ मिलना है और बाद में जो है कोई दिक्कत हुई तो उसको भी वो मैनेज कर लेते थे। उनका ज्ञान विशद था। ग्रांट या कर्ज देने वाली किसी भी नई स्कीम के बारे में योजना आयोग के सोचने भर की देर थी वे उसके बारे में सब कुछ जान जाते थे। अपने देहाती सलीके के बावजूद वो उन व्यापारियों से ज़्यादा चतुर थे जो नया बजट बनने से पहले ही टैक्स के प्रस्तावों की जानकारी पा जाते थे। जिला कार्यालय में कई बार वे ऊपर से रुपए की स्वीकृति आने के पहले ही अपनी दरखास्त लेकर हाजिर हो चुके थे और हाकिमों के आगे आने वाली इस नई स्कीम की सूचना दे चुके थे। इन्हीं कालिका प्रसाद को सनीचर ने अपना सहायक चुना था। पिछले अध्याय में अपन ने पढ़ा था कि वैद्य जी ने सनीचर से कहा था कि हम तुम्हें जो है सरपंच बनाएंगे। इसी सरपंच बनने के चक्कर में वो तैयारी करने लगा। पहले जिस मैदान का जिक्र आया उसका एक भाग ऐसा भी था जिसकी आहुति भूदान यज्ञ में नहीं हुई थी। वह उबड़ खाबड़ जमीन थी और जो वैसे ना थी वह ऊसर थी। लेखपाल के कागजों में वह सारी जमीन बाग के रूप में दर्ज थी। अपने इस बहुमुखी व्यक्तित्व के कारण वह जमीन पिछले कई सालों से कई प्रकार से इस्तेमाल हो रही थी। हर साल गांव में वन महोत्सव का जलसा होता था जिसका अर्थ जंगल में पिकनिक करना नहीं बल्कि बंजर में पेड़ लगाना है। और तब कभी कभी तहसीलदार साहब लाजमी तौर से बीडीओ साहब गाजे बाजे के साथ उस पर पेड़ लगाने जाते थे। इस ज़मीन को कॉलेज की संपत्ति मानकर इंटरमीडिएट में कृषि विज्ञान की कक्षाएं खोली गई थीं। इसी को खेल कूद के लिए मैदान बताकर गांव के युवकों को
दंगल मंगल के नाम पर हर साल खेल कूद संबंधी ग्रांट लिया करते। मतलब एक ही ज़मीन से उसी में पेड़ पौधे लग रहा है, उसी में खेल कूद हुआ जा रहा है। जितनी भी सरकारी योजनाएं आती थी सब उसी ज़मीन के दिखा करके उनका लाभ जो है ले लिया जाता था। इसी ज़मीन को शनिचर ने अपने कर्म क्षेत्र के लिए चुना। प्रधान के चुनाव में अभी लगभग महीना भर था। एक दिन छोटे पहलवान ने वैद्य जी की बैठक पर कहा, शनिचर 3 दिन से कालिका प्रसाद के साथ शहर के चक्कर काट रहा था। आज खबर मिली है कि मामला चुरैठ हो गया है। वैद्य जी तख्त पर बैठे थे, सुनते ही उत्सुकता के मारे कुलबुलाने लगे। पर उत्सुकता को जाहिर करना और छोटे से सीधे बात करना दोनों चीज़ें शान के खिलाफ पड़ती थीं। इसलिए उन्होंने रंगनाथ से कहा, शनिचर को बुलवा लिया जाए। छोटे पहलवान ने अपनी जगह खड़े दहाड़ा, शनिचर शनिचर। शिवपालगंज में ऐसे आदमी को बुलाने की जो निगाह और हाथ की पहुंच से दूर हो, यह एक खास शैली थी। इसे प्रयोग में लाने के लिए सिर्फ बेशरम गले, मजबूत फेफड़े और बिना मिलावट के गवारपन की ज़रूरत थी। इस शैली का इस्तेमाल इसी समझ पर हो सकता था कि सुनने वाला जहाँ कहीं भी होगा 3 बार में अपना नाम एक बार तो सुन ही लेगा, और अगर एक बार भी नहीं सुनेगा तो दोबारा पुकारने पर तो सुन ही लेगा, क्योंकि दोबारा इस नाम इस प्रकार पुकारा जाएगा, अरे कहाँ मर गया शनिचरा, ओ शनिचरा रे। जिस गैर रस्मी तरीके से छोटे पहलवान ने शनिचर को पुकारा था, उसी गैर रस्मी तरीके से शनिचर अपना नाम सुनते ही वैद्य जी की बैठक में आकर खड़ा हो गया। उसका अंडरवियर कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर फट गया था, बदन नंगा था, पर बालों में कड़वा तेल चुचवा रहा था और चेहरा प्रसन्न था। पता लगना मुश्किल था कि उसका मुंह ज़्यादा फटा हुआ है या अंडरवियर। तात्पर्य यह है कि इस शनिचर को देखते यह साबित हो जाता था कि अगर हम खुश रहें तो गरीबी हमें दुखी नहीं कर सकती, और गरीबी को मिटाने की असली योजना यही है कि हम बराबर खुश रहें। वैद्य जी ने शनिचर से पूछा, क्या समाचार लाए शनिचर? सुना है शहर में तुमने बड़ी योग्यता दिखाई। शनिचर ने विनम्रता से कहा, हाँ महाराज, मुझे बड़ी योग्यता दिखानी पड़ी। जब सब तरह से योग्यता ही ठेल दी, तब कहीं जाकर चूल पर चूल बैठी। बात रंगनाथ की बर्दाश्त के बाहर निकली जा रही थी। उसने पूछा, जी पहले जैसी क्या बुझा रहे हो? पहेली सी क्या बुझा रहे हो? क्या हुआ है? शनिचर ने दांत दबाकर मुंह के अंदर हवा खींची और बोला, रंगनाथ बाबू, ये गंजाहों की पहेलियां हैं, इतनी जल्दी तुम्हारे पर लेना पड़ेंगी। यह कहने के बाद ऑल इंडिया रेडियो की खबरों में जैसे एक जुमले के ऊपर दूसरा जुमला चढ़ बैठता है, शनिचर ने पूरी घटना बिना विराम की सुना डाली। उसने कहा, गुरु महाराज, ये जिसका नाम कालिका प्रसाद, यह भी एक ही हरामी है। शनिचर ने यह बात इस तरह कही जैसे कालिका प्रसाद को पद्मश्री की उपाधि दी जा रही हो। हाकिमों से काम निकालने के लिए आदमी की शक्ल बिल्कुल इसी की जैसी होनी चाहिए। यह महत्वपूर्ण कथन है किसका? शनिचर का, कि हाकिमों से काम निकालने के लिए आदमी की शक्ल बिल्कुल इसी के जैसी होनी चाहिए। जब ज़रूरत होती है तो यह बड़े बड़े लक्षण झाड़ता है, कान पूंछ फटकार कर मुंह से बारूद जैसी निकालने लगता है। एक एक सांस में 5-5, 7-7 MLA लोगों के नाम बोल जाता है। हाकिम बेचारे का मुंह खुला का खुला रह जाता है। उस वक्त कोई कालिका प्रसाद की लगाम को हाथ लगा दे तो जानू, मतलब वो कालिका प्रसाद की तारीफ कर रहा हो कि जो जो सरकारी हाकिम है उनके आगे झुकता नहीं है, और जब कोई काम अटक जाता है तो एक एक सांस में कई MLA के नाम बता देता है, जिससे जो अधिकारी होता है अपने आप चौंक जाता है। और महाराज, वही कालिका प्रसाद अगर किसी अकड़ू हाकिम के सामने पड़ जाए तो पहले से ही केंचुए की तरह टेढ़ा मेढ़ा होने लगता है। क्या बतावें महाराज, आंख नीची करके ऐसा भूदानी नमस्कार करता है कि हाकिम सोचता रह जाए कि यह कौन है, विकास भाई की प्रकाश भाई। मतलब वो बहुत चतुर आदमी है। अगर सीधा व्यक्ति है तो उसको धौत दिखा देता, वो पहले से अधिकारी टेढ़ा है तो खुद जो है बन जाता है पोपट। अकिल से इतना होशियार है पर भुग्गा जैसा बनकर खड़ा हो जाता है, और तब क्या मजाल कि कोई इसे ताड़ ले। बड़े से बड़ा काबिल आदमी इसको बेवकूफ़ मानकर आगे निकल जाता है, और तब यह पीछे से झपट कर हमला करता है। और गुरु महाराज, इसके तिकड़म का तो कहना ही क्या, यह सरकारी दफ्तर में चपरासी से लेकर बाबू तक, बाबू से लेकर हाकिम तक सभी जगह यह घुसा हुआ है। घुन है, पूरा घुन।
मतलब जैसे गेहूं में घुन घुसा रहता है, उसी प्रकार से ये सभी आप ऑफिसों में घुसा हुआ है। मतलब उसकी सभी से पहचान है, उसका कहने का तात्पर्य यह है। जिस मिसल में कहो उसी के बीच में घुसकर बाहर निकल आवेगा। शिवपालगंज का नाम उजागर किए है। गुरु महाराज, योग्यता हमको भी दिखानी पड़ी, पर कालिका प्रसाद के बिना मेरे उखाड़े एक रुआ तक न उखड़ता। मेरे साथ 3 दिन तक इसने भी शहर का वह चक्कर काटा कि बड़े बड़े रिक्शे वालों की दम टाँय टाँय फिस हो गई। पर वह उसी तरह तैयार कहता था कि यहाँ काम नहीं बना तो वहाँ चलो, और वहाँ न बने तो फिर वहाँ चलो। पूरे शहर को घोट कर लुगदी जैसा बना डाला। गुरुजी, कुछ अकल तो हमारी भी थी, बल्कि सच पूछो तो असली अकल हमारी ही थी। उसके बाद जब गाड़ी लीक पर आ गई तो उसने उसे चलवाया कालिका प्रसाद ने। मतलब अब यहाँ पर शनिचर ने अपनी खुद की तारीफ कर ली कि जो उस कालिका प्रसाद है उसको भी हमने जो है अकल तो हमने ही दी थी। आपके दरबार में बैठते बैठते हमें भी कुछ 3 तरह का इल्म हो गया है, मतलब जानकारी हो गई है। कहावत है कि अखाड़े का लमतरुआ भी पहलवान होता है। जैसे बद्री भैया अखाड़े में छोटे पहलवान हो गए, वैसे ही कुछ विद्या हमें भी आ गई। तो हमें पता चला कि आजकल सहकारिता का जोर है। बिलाक से एक एडीओ आकर बोले कि अपने खेत को अपना ना कहो, सभी के खेतों को अपना कहो, और अपने खेत को सभी का खेत कहो, तभी होगी सहकारी खेती और धंस कर पैदा होगा अन्न। हमने कहा कि तरकीब चौकस है, और अगर हम प्रधान हो गए तो सब तरफ खेत सरकार को दे देंगे, सरकार खेती के लिए, सरकारी खेती के लिए। एडीओ बोले कि सरकार क्या करेगी तुम्हारा खेत लेकर? खेत भी कोई कल कारखाना है? खेत तुम्हारा ही रहेगा, खेती तुम ही करोगे। जरा सा कागज़ का पेट भर देने से खेती सहकारी हो जाएगी। गांव में कोऑपरेटिव फार्म खुल जाएगा। सब मामले में शिवपालगंज आगे है, इस मामले में भी सबसे आगे रहेगा। गुरु महाराज, हमने सोचा शिवपालगंज चाहे आगे रहे चाहे पीछे, हमें तो गुरु महाराज का हुक्म मानना है। प्रधानी के लिए खड़े हुए तो प्रधान बनकर ही निकलना है। हमने एडीओ से कहा कि एडीओ साहब, शिवपालगंज को आपने समझा क्या है? हमारा पेशाब किसी के मुकाबले पतला नहीं होता। हम हर बात में आगे हैं और आगे रहेंगे। वहीं हमने एडीओ साहब से फुसलाकर कहा कि मामला सूखा है कि तर, उसने कबूल किया। तभी गुरुजी हमने कालिका प्रसाद की याद आई। हमने सोचा कि बजरंग बली 100 बार कालिका प्रसाद की झोली भरते हो, एक बार इस अपने लंगूर का भी भला कर दो। यह पैसा सिर्फ कालिका प्रसाद के घर की तरफ क्यों भागता है बजरंग बली? एक बार उसे हमारी भी राह पर लगा दूं। बस बजरंग बली का ध्यान करके और लाल लंगोटा बांधकर मैं भी कालिका प्रसाद के घर की ओर पहुंच गया। कालिका प्रसाद से मैंने कोई पॉलिसी नहीं खेली। हमने कहा, बेटा सनीचर, खरा खेल, फर्रुखाबादी लगाओ, तभी काम चलेगा। वहीं हम दोनों ने मिलकर इसी स्कीम बनाई कि ब्लॉक के एडीओ फेडीओ सभी लैंड ईटर। एडीओ साहब ने हमारी पीठ ठोकी और बोले कि गंजा हो तो ऐसा। कल ही हमने बात कही और आज स्कीम तैयार। गुरुजी, हुआ यह है कि अब इस गांव में कोऑपरेटिव फार्म खुलेगा। ऐसा फार्म इलाके भर में नहीं है। पश्चिम की तरफ वालों उस ऊसर का फार्म लगेगा। ऊसर होने से कोई हर्ज नहीं है। कागज़ पत्तर वाला काम ब्लॉक वाले संभालेंगे, और कागज़ पत्तर के मामले में भी तहसील वाले थाने वाले के भी बाप हैं। यह महत्वपूर्ण कथन है कि कागज़ पत्तर के मामले में तहसील वाले थाने वालों के भी बाप हैं। कहो तो आसमान में कोऑपरेटिव बना दें, यहाँ तो धरती की ही बात है। शहर में जाकर हम सब फिट कर आए हैं। हमने सोचा था कि जैसे पर साल गुरु महाराज तुम कॉलेज में एक मिनिस्टर को पकड़ लाए थे, वैसे ही इस बार हम भी एक मिनिस्टर को गांठें, पर वह काम बिना तुम्हारे हाथ लगाए ना होता। उधर कालिका प्रसाद बोले कि काम बनाना हो तो मिनिस्टर से क्या मतलब, हाकिम को पटाओ। उसके बाद कालिका प्रसाद के ही दम की बात थी। शहर में सब जगह घूमकर उन्हें उसने बारूद उगली और कहीं बन गया भुनगा। वहाँ हमने देखा कि कालिका की पकड़ कितनी सच्ची है। जो कुछ है सो हाकिम है, वह ठीक ही कहता था। वहाँ उसने एक ऐसे हाकिम को पकड़ लिया। हाकिम माने एक बड़ा अधिकारी, जिसे माला पहनने और लेक्चर देने का शौक है। सवेरे जब उसके गले में 10 माला नहीं पड़ती, वह दातून तक नहीं करता, नन्हे मुँह बैठा रहता है। और उस हाकिम को हमने पकड़ लिया। अब गुरुजी, खोपड़ी पर हमने भारी काम धर लिया है। 3 दिन के बाद ही यहाँ फार्म पर सभा होगी। आगे आगे तुम्ही को चलना है। गाजा बाजा, माला, सामियाना, फोटो सोटो, इन सब के लिए तो ब्लॉक वाले हैं ही, पर हमें भी जा भारी इंतजाम करना पड़ेगा। मतलब जो पूरी कहानी जो है बैद जी को सुना रहे। खाने के लिए मटर घुंगनी से काम चल जाएगा। हाकिम बोला कि हम किसानों में
किसानों की तरह खाएंगे। हमने भी सोचा कि गुरु, हम जानते हैं चाहे जिस तरह खाओ, पर खाए बिना मानोगे नहीं। मटर शहर से मंगानी पड़ेगी, यहाँ मटर कहाँ है। सनीचर जलसे के इंतजाम की बातें करने लगा। छोटे पहलवान ने डांट कर पूछा, अब यह मटर की सटर पटर बंद करो, असली बात बताओ, हाथ क्या लगा। सनीचर ने निष्प्रय होकर लापरवाही से कहा, हमारे हाथ क्या लगना है पहलवान, जो सोसाइटी बनेगी उससे फार्म का काम चालू करने के लिए 500 रुपये मिलेगा, यही सब जगह का रेट है, जो मिल रहा है सोसाइटी को मिलेगा। छोटे पहलवान ठहाका मार कर हंसे, अरे वाह बेटा मंगलदास, क्या बात निकाली, और कहाँ से चली और कहाँ गिराई। वैद्य जी खुश होकर सुन रहे थे। उन्हें देखते ही लगता था कि भविष्य उज्ज्वल है। उन्होंने एक पंचतंत्र नुमा कहानी सुनाकर शनिचर की तारीफ करते हुए कहा कि जब शेर का बच्चा पहली बार शिकार करने निकला तो उसने पहली ही छलांग में एक बारहसिंगा मारा। इस प्रकार से जो है शनिचर ने अपने गांव में फार्म खोलने के लिए और कालिका प्रसाद की मदद से कई हाकिमों के यहाँ पर जा कर के और काम अपना बना लिया। और वही कहानी उन्होंने वैद्य जी को पूरी बताई कि अब हम सरपंच बनने वाले हैं तो गांव में तरक्की तो होनी ही चाहिए। इस प्रकार से 18वां अध्याय यहीं पर समाप्त हो जाता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।